तो मेरे सारे फाइटर्स तैयार हैं। 100 ऑन 100, इससे कम बिल्कुल भी मैं मानूंगी नहीं। हम उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और जब तक आप मेरे साथ बने हुए हो हम इसको अचीव करके रहेंगे। 100 ऑन 100, दैट इज़ इट। हमने इसी के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू करी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि इस साल पेपर में आपके पास दो केस स्टडीज़ आएंगी और वो एक केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस होंगे, एक में 3, तो टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे 1 नंबर का। और ये 7 मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं अगर हमें 100 ऑन 100 स्कोर करना है। हम शुरू करते हैं 7 ऑन 7 के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से। तो पहली केस स्टडी है, रेखा को उस लकीर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दो बिंदुओं को जोड़ती है। दो बिंदुओं को जोड़ती है वो रेखा होती है। किसी वस्तु के डिज़ाइन में रेखा उस वस्तु की आकृति को प्रदर्शित करती है। सरल रेखा एक दृढ़ अखंडित रेखा होती है। सरल रेखाएं अपनी दिशा के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करती हैं। वो आपकी मनोवृत्ति का भी प्रदर्शन करती हैं। ऊर्ध्वाकार रेखाएं पृथ्वी के साथ लंब बनाती हैं और इन रेखाओं के साथ दृष्टि नीचे से ऊपर की तरफ घूमती है, और क्योंकि नीचे से ऊपर जाती है लंबाई का एहसास दिलाती है। क्षैतिज रेखाएं पृथ्वी से समानांतर होती हैं, साथ साथ दृष्टि एक से दूसरी ओर घूमती है और इनसे चौड़ाई का एहसास होता है। ये रेखाएं विश्राम का, सौम्यता का, चौड़ाई का और सहजता का भ्रम उजागर करती हैं। तिरछी रेखाओं के कोण पर निर्भर करता है। ये कोई भी खास इम्पैक्ट नहीं दे रही, लेकिन अगर वो लंबाई में है तो लंबाई का एहसास कराएंगी और अगर वो चौड़ाई में है तो चौड़ाई का एहसास कराएंगी। इसका निर्धारण किस पे होता है? कोण और दिशा पर। किसी भी गोलाई वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा। ये सारी देखो, ये सब हमारी वक्र रेखाएं हैं। बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। और ये क्या करती हैं? ये जो हैं स्त्रीत्व और सभ्यता का प्रभाव उत्पन्न करती है। तो बड़ा सिंपल सा पैराग्राफ इस बार है और हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस। डैश गति व दिशा को निर्धारित करते हैं। हमने अभी तो देख ही लिया, रेखा जो है वो गति और दिशा, जहाँ भी दिशा आएगा वहाँ पर रेखा आ जाएगा। ऊर्ध्वाकार रेखाएं क्या दर्शाती है? ऊपर से ऊपर की तरफ गति से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऊर्ध्वाकार है तो वो ऊपर की तरफ की गति को ही दिखाती है। इसका आंसर क्या होगा? क। और इसका आंसर ग मतलब रेखाएं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करती है? क्षैतिज, ऊर्ध्वाकार, वक्र या तिरछी? तिरछी रेखाएं करती हैं। देखो, तिरछी रेखाएं आप कई बार ऑफ शोल्डर बना लेते हैं, हम जो है डबल ब्लेज़र वाला बनाते हैं, या फिर हम अलग अलग तरह की लाइनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये सारी जो है हमारी रेखाएं अलग अलग तरह का इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। तो तिरछी रेखाएं। फिर हम देखते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। ह्यू रंगों के नाम को कहते हैं, ये तो सही है। रंगों की चमक को और मंदता को तीव्रता कहते हैं, ये भी सही है। रेखाओं को जोड़कर आकृति बनती है, ये भी सही है, सारे ही सही है। परवलय वक्र रेखा नहीं है, ये गलत है। ये जो शेप है ये होता है परवलय या पैराबोला, और ये वक्र रेखा ही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया इसमें? ग। तो इसलिए ध्यान रखा करो, कथन हमें गलत वाला ढूंढना था, सही नहीं। और अगर ना आ रहा हो तो मैंने जो आपको वीडियो का लिंक दिया है इसे देखो और उसके बाद गैस लगाओ। बिल्कुल गैस नहीं करना, गैस कोई ऑप्शन नहीं है, तुक्का मारना कोई ऑप्शन नहीं है। तुक्के का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाता है जब आपको आंसर बिल्कुल ना आता हो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की नॉलेज से कम ही होती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तब करो जब कुछ भी ना आए, पर कोशिश हमारी होनी चाहिए कि ऐसा मौका ही ना आए कि हमें तुक्का लगाना पड़े, पर आए तो तैयार रहो। अगला केस स्टडी देखें। खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग इतिहास पूर्व काल से चला आ रहा है, और फिर चाहे वह कटी हुई फसल हो या कटा हुआ पशु। यहाँ पे फिर अगर आप देखोगे तो ये खाद्य प्रसंस्करण वाला ही लेसन है। ज़्यादातर आपकी कोई एक केस स्टडी फूड्स वाले में से आती है, और दूसरी जो केस स्टडी है वो या तो वस्त्र विज्ञान से आती है या आतिथ्य प्रबंधन में से आती है। और आमतौर पर खाद्य संस्करण के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं उनमें से प्रमुख विधियां क्या हैं? धूप में सुखाना, नियंत्रित तापमान रखना, नमक लगाना, अचार लगाना, लेबल सेंकना, भूनना, चूल्हे में पकाना, मसालों का उपयोग करना। और इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए, मुरब्बे बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए, अचार के लिए, ताकि खाना जल्दी ख़राब ना हो। अब ख़राब के हिसाब से भी हमने खाने को कैसे डिवाइड किया था? विकर्य या जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ वो खाद्य पदार्थ हैं जो 1 या 2 दिन में जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे दूध और मांस।
अर्धविक्रय या जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ 1 से 2 हफ्ते तक चल जाते हैं और खराब नहीं होते, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गए। और अविकार्य खाद्य पदार्थ जो ऐसे पदार्थ हैं जो खराब ही नहीं होते जल्दी और हम उन्हें 1 से 2 साल तक खा सकते हैं, जैसे अनाज, चावल, गेहूँ। संसाधित खाद्य पदार्थों द्वारा जीवाणुओं में वृद्धि कम की जा सकती है। तो हम संसाधित खाद्य पदार्थ क्यों करते हैं? ताकि उसमें जीवाणुओं की वृद्धि कम की जा सके और साथ ही खाना खराब होने से बचाया जा सके। जो जीवाणु हैं वो खाने में खराबी करते हैं और उसी की वजह से उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब होती है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। अगर आपको ये केस स्टडी ना याद हो तो पहले क्वेश्चंस पढ़ने से पहले मैं आपको लिंक यहाँ दे रही हूँ, उसमें जाओ और अटेम्प्ट करो, उसको सुनो, पढ़ो, उसके बाद इस केस स्टडी को अटेम्प्ट करो। चलो, यहाँ पर तो हमने पढ़ रखा है, तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पालक इसका उदाहरण है। अविकार्य या खाद्य पदार्थ, खराब ना होने वाले खाद्य पदार्थ। विकार्य, अब आप मुझे बताओ पालक कितने दिन चलती है? जल्दी खराब हो जाती है ना, तो ये हो गया विकार्य, जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ। जल्दी ही खराब हो रहे हैं ना ये, तो ये हो गया जल्दी खराब होने खाद्य पदार्थ। फिर हम आते हैं जीवाणुओं को ताप पर वृद्धि करते हुए जिसे खतरे का क्षेत्र किसे कहते हैं? 10 से 60 डिग्री, 5 से 65 डिग्री, 5 से 60 डिग्री या 10 से 65 डिग्री। 5 से 60 डिग्री, 10 डिग्री तो बहुत ज़्यादा होता है, 4 डिग्री तक हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, इसलिए फ्रिज में ज़्यादातर खाना चल जाता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो 5 से 60 डिग्री, इससे ऊपर क्या होता है कि खाने की जो क्वालिटी है वो, अगर हम इसे ज़्यादा हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो खाना उतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। अब यहाँ पर आपको चॉइस भी दिया गया है, देखें उस चॉइस में क्या है। अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं वो कौन से हैं? चावल और गेहूँ, फल और सब्जियां नहीं, शर्करा और तेल, इनसे तो ऐसा कोई जोखिम नहीं है। जोखिम है सिर्फ मांस और मछली से, जल्दी खराब होता है। सैल्मोनेला हमने पढ़ा था, सैल्मोनेला से स्वास्थ्य को नुकसान होता है, तो इसका ऑप्शन हो गया घ। अब हमारा लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरीका खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए होना चाहिए? नमक को खाद्य पदार्थ से हटाना, खाद्य पदार्थ में पानी मिलाना, खाद्य पदार्थों से नमी हटाना और ऑक्सीजन की उपलब्धता होना। खराब होने से हमें बचाना है, तो खाद्य पदार्थों में नमी हटाना, हम नमी हटाते हैं ना बचाने के लिए, खाना सुखाते हैं, अचार डालते हैं, दूध खराब हो जाता है लेकिन दूध का पाउडर खराब नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन हो गया हमारा ग। ठीक है, ये समझ आ गया? तो हमारे सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, 7 में से 7 की आपकी पूरी तैयारी हो गई। हम इनको आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा आपको स्टूडेंट मिलता है जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसको इससे मदद मिल सकती है, तो इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलता। आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्रिप्शन मोटिवेशनिंग फैक्टर हैं सबसे बड़ा हमारे लिए। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।